हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज हम कवर करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का यूनिट 17। टॉपिक इज टीम बिल्डिंग। एंड गाइस, इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टीम। व्हाट इज टीम? अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करते हैं, जैसे कंपनी, हॉस्पिटल, स्कूल या कोई भी ऑफिस, तो आप देखेंगे कि वहां पर कोई एक इंडिविजुअल काम नहीं करता, बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर काम करते हैं और इस ग्रुप को हम कहते हैं टीम। सो टीम को अगर हम डिफाइन करें तो टीम दो या दो से ज्यादा लोगों का ग्रुप होता है जो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। वो रेगुलरली आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आइडियाज को शेयर करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एज पर स्टीवन एंड मैरी एंड वॉन, team is a group of two or more people who interact and influence each other, are mutually accountable for achieving common objectives, and perceive themselves as a social entity within an organization. So ये definition दी है आपको स्टीवन एंड मैरी एंड वॉन ने टीम की। इसका मतलब ये है कि टीम में दो या उससे ज्यादा लोग होते हैं, वो रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन्स उनके सोचने काम करने का तरीका एक दूसरे पर असर डालता है, वो एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स टीम अपने सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए साथ मिलकर काम करती है। सभी मेंबर्स म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं, मीन्स अगर एक फेल हुआ तो पूरी टीम पर इसका इफेक्ट पड़ता है और वो लोग खुद को एक सोशल ग्रुप मानते हैं, एक यूनिट की तरह खुद को देखते हैं। सो एज पर टीम डेफिनेशन, नाउ वी विल टॉक अबाउट की फीचर्स ऑफ अ टीम। टीम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट इज टू और मोर पीपल। ओके, सो टीम कभी भी एक इंडिविजुअल नहीं होती, दो या दो से ज्यादा लोगों से मिलकर ही टीम बनती है। देन अनदर इज रेगुलर कम्युनिकेशन। टीम के मेंबर्स के बीच रेगुलर कम्युनिकेशन होती है, जैसे इन मीटिंग्स, चैट्स, फोन कॉल्स या ईमेल्स के थ्रू। देन मेंबर्स इन्फ्लुएंस ईच अदर, जैसे अगर एक मेंबर पॉजिटिव है तो वो दूसरों को भी मोटिवेट कर सकता है। अनदर फीचर इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स दे आर म्यूचुअली अकाउंटेबल। अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो ब्लेम सिर्फ एक इंडिविजुअल पर नहीं आता, पूरी टीम पर जाता है। नेक्स्ट इज वर्क डिपेंड्स ऑन ईच अदर, मीन्स दे आर इंटरडिपेंडेंट। हर मेंबर का रोल डिफाइन होता है, अगर एक भी मेंबर अपना काम टाइम पर ना करे तो सबका काम रुक जाता है, सबके काम पर इसका इफेक्ट पड़ता है। एंड देन नेक्स्ट वन इज एक्ट एज अ सोशल एंटिटी। टीम के मेंबर्स खुद को एक ग्रुप की तरह देखते हैं, उनकी एक टीम आइडेंटिटी होती है, जैसे मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम। एंड वन मोर फीचर इज एम टू अचीव अ कॉमन गोल। सब लोग एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। अब बात करते हैं कि टीम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। टीम का स्ट्रक्चर डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे नेचर ऑफ टास्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन एंड लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस। इन फैक्टर्स के बेसिस पर टीम फॉर्म होती है, जैसे लॉन्ग टर्म हो सकती है या शॉर्ट टर्म टीम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एचआर की रिक्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा रहती है, तो वो एक लॉन्ग टर्म टीम होगी। दूसरी तरफ अगर किसी स्पेशल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टीम बनाई जाए तो वो टीम प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने तक ही रहेगी, तो ये कहलाएगी शॉर्ट टर्म टीम। इसके अलावा टीम फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकती है। फॉर्मल टीम जो ऑफिशियली बनाई जाती है एंड इनफॉर्मल टीम जो अपने आप नेचुरली बन जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टीम। ब्रॉडली टीम्स टू टाइप्स की होती हैं, फॉर्मल टीम्स एंड इनफॉर्मल टीम्स। पहले बात करते हैं हम फॉर्मल टीम्स की। ये वो टीम्स होती हैं जो किसी मैनेजर या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, मीन्स इन्हें पर्पसफुली बनाया जाता है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इन टीम्स के पास क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स एंड
रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फॉर्मल टीम्स के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट इज कमांड टीम्स। ये सबसे कॉमन फॉर्मल टीम होती है। जैसे एक मैनेजर के अंडर जितने एम्प्लॉयज काम करते हैं वो मिलकर एक कमांड टीम बनाते हैं। मैनेजर का काम होता है लीड करना और टीम का काम होता है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। ये डेली ऑपरेशंस को हैंडल करती हैं। ऐसी टीम्स हमें नॉर्मली हर ऑफिस में देखने को मिल जाती हैं, इसलिए सबसे कॉमन फॉर्म है। अनदर इज कमेटीज। कमेटी एक ऐसी फॉर्मल टीम होती है जो यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है। जैसे आपके कॉलेज में एक स्टूडेंट अफेयर्स कमेटी हो सकती है जो स्टूडेंट्स के इश्यूज को सॉल्व करती है। इसमें मेंबर्स चेंज हो जाते हैं लेकिन कमेटी हमेशा बनी रहती है। अनदर इज क्वालिटी सर्कल्स। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्वालिटी सर्कल्स स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जो रेगुलरली मिलते हैं एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वर्कर्स वीकली मिलते हैं, डिस्कस करते हैं कि मशीन्स स्लो क्यों चल रही हैं, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर वो मैनेजमेंट को अपने सजेशंस प्रेजेंट करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। रेनॉल्ड्स मेटल कंपनी जिसका एक प्लांट था मैककुक इलिनॉइस में इन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था चैम्प्स प्रोग्राम। चैम्प्स की फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव अर्ली एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, ये प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम के अंडर क्वालिटी सर्कल टीम्स बनाई गई। ये टीम्स हर वीक एक बार मिलती थी, सिर्फ 1 आवर के लिए। लेकिन उस 1 आवर में वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता था, उसका रूट कॉज समझने की कोशिश की जाती थी, सॉल्यूशन सजेस्ट किए जाते थे और फिर करेक्टिव एक्शन भी लिया जाता था। 4 साल में टीम्स ने 475 से ज्यादा सॉल्यूशन सजेस्ट किए। इनमें से 400 सॉल्यूशंस को अप्रूवल दिया गया। जो भी सॉल्यूशंस दिए गए उनका कॉस्ट के कंपैरिजन में 8 टाइम्स ज्यादा सेविंग्स हुई। 3 इयर्स के अंदर कंपनी की प्रोडक्टिविटी डबल हो गई एंड क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई। ओके, सो ये होता है क्वालिटी सर्कल। स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, ओके, जो रेगुलरली मिलते हैं एंड फिर वो इश्यूज पर डिस्कस करते हैं, सजेशंस को एडवाइस करते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल टीम इज टास्क फोर्सेस और प्रोजेक्ट टीम। अब ये टेम्परेरी फॉर्मल टीम होती है। जब कोई स्पेशल प्रोजेक्ट या टास्क हो, जैसे किसी न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च करना हो या कोई अर्जेंट इश्यू सॉल्व करना हो, तो मैनेजमेंट एक टास्क फोर्स या प्रोजेक्ट टीम बनाती है। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है टीम डिसबैंड हो जाती है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे फॉर्मल टीम के। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल टीम्स की। ये वो टीम्स होती हैं जो अपने आप क्रिएट हो जाती हैं जब लोग रेगुलरली एक साथ काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एंड बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। ये टीम्स मैनेजमेंट के द्वारा ऑफिशियली क्रिएट नहीं होती, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप डेवलप हो जाती हैं, जैसे दोस्ती, शेयर्ड इंटरेस्ट या पर्सनल कनेक्शन की वजह से। इनफॉर्मल टीम्स के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज आपके ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज हर सैटरडे क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं। अब ये कोई ऑफिशियल टीम नहीं है, बट इट हेल्प्स उनको बॉन्डिंग बिल्ड करने में। इससे टीम स्पिरिट स्ट्रांग होती है, स्ट्रेस कम होता है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं निनेक्स कॉरपोरेशन का। 1990 में निनेक्स एक टेलीफोन कंपनी थी जहां वुमेन एम्प्लॉयज ने खुद से एक इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट किया जिसको नाम दिया गया मेंटरिंग सर्कल्स। अब ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज वहां सीनियर फीमेल मेंटर्स नहीं थे, तो जूनियर एंड मिड लेवल वुमेन अपने आप एक दूसरे को गाइड करने लगी, सपोर्ट देने लगी। उन्होंने ग्रुप में आइडियाज शेयर किए, नेटवर्किंग की एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड किया बिना किसी फॉर्मल मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस के। सो टू कंक्लूड, फॉर्मल टीम्स टारगेट ओरिएंटेड होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पर काम करती हैं एंड इनफॉर्मल टीम्स लोगों के बीच बॉन्डिंग, सपोर्ट एंड टीम स्पिरिट को
डेवलप करती हैं, जो कि इनडायरेक्टली प्रोडक्टिविटी एंड पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टीम डेवलपमेंट। जब कोई टीम बनती है तो वो एक ही बार में परफेक्ट नहीं होती। टीम डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। टाइम के साथ टीम मेंबर्स एक दूसरे को समझने लगते हैं, अपने रोल्स को एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करते हैं और एक प्रोडक्टिव ग्रुप बन जाते हैं। ब्रूस टकमैन ने टीम डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस बताए हैं। फर्स्ट स्टेज इज फॉर्मिंग। इस स्टेज में मेंबर्स न्यू होते हैं टीम में, सब एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कौन कैसा है, किस तरह का काम करता है, टीम में अपनी जगह हम कैसे बनाएं। सब थोड़ा फॉर्मल एंड पोलाइट होते हैं इस स्टेज में। ट्रस्ट कम होता है और लोग थोड़ा ऑकवर्ड भी फील करते हैं। जैसे स्कूल के पहले दिन जब न्यू स्टूडेंट्स एक दूसरे को सिर्फ देखते हैं बट ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। तो ये तो हो गया फॉर्मिंग फर्स्ट स्टेज। फिर सेकंड स्टेज आती है स्टॉर्मिंग। अब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है टीम में, लोग अपना रोल एसर्ट करते हैं, लीडरशिप के लिए compete करते हैं और अपना डिसीजन पुश करने की कोशिश करते हैं। इस स्टेज में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, हर कोई अपनी वैल्यू दिखाना चाहता है, पर अगर टीम स्मार्ट है तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स कंस्ट्रक्टिव भी बन जाते हैं और मेंबर्स सीख जाते हैं कैसे मिलकर उन्हें काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब ग्रुप प्रोजेक्ट में सबको लगता है कि उनका आइडिया बेस्ट है और आर्ग्यूमेंट्स होने लगती हैं, तो ये स्टॉर्मिंग स्टेज का एग्जाम्पल है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज थी फॉर्मिंग, देन स्टॉर्मिंग, थर्ड स्टेज आती है नॉर्मिंग। अब टीम मेंबर्स एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लगते हैं, कुछ ग्रुप नॉर्म्स भी बन जाते हैं, किस तरह डिसीजंस लिया जाएगा, कौन क्या काम करेगा, और उनके बीच रिस्पेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है। यानी अब लोग समझने लगते हैं कि टीम वर्क में सक्सेस तभी मिलेगी जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है परफॉर्मिंग। ये टीम डेवलपमेंट का बेस्ट स्टेज होता है। अब सब टीम मेंबर्स अपना काम प्रॉपरली करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं, ट्रस्ट डेवलप हो चुका होता है एंड टीम का फोकस होता है टास्क को कंप्लीट करना एंड गोल्स को अचीव करना। ये वो फेस है जहां टीम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बन जाती है। फिर आती है हमारी लास्ट स्टेज, एडजर्निंग। ये स्टेज तब आती है जब टीम का काम कंप्लीट हो गया हो एंड पर्पस अचीव हो चुका हो। अब टीम मेंबर्स अलग हो जाते हैं, कभी कभी ये मोमेंट्स इमोशनल भी होते हैं, स्पेशली अगर टीम के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये थी वो 5 स्टेजेस टीम डेवलपमेंट के जो ब्रूस टकमैन ने दी। टीम डेवलपमेंट का एक और मॉडल है जो कॉर्मेंस्की एंड मोजेंटर ने दिया, जिसको बोलते हैं कॉर्मेंस्की एंड मोजेंटर मॉडल। इस मॉडल में भी 5 सिमिलर स्टेजेस हैं, बस नाम थोड़ा अलग है। इसमें फर्स्ट स्टेज आती है अवेयरनेस, जो सेम है लाइक फॉर्मिंग, सब मेंबर्स एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। देन सेकंड स्टेज आती है कॉन्फ्लिक्ट, विच इज सेम एज स्टॉर्मिंग, मींस ओपिनियंस क्लैश करते हैं, रोल्स डिफाइन किए जाते हैं। थर्ड इज कोऑपरेशन, विच इज सिमिलर टू नॉर्मिंग, ट्रस्ट डेवलप होता है टीम में, लोग मिलकर काम करते हैं। अनदर इज नेक्स्ट वन आती है प्रोडक्टिविटी, जो है सेम एज परफॉर्मिंग, टीम एफिशिएंटली परफॉर्म करती है। देन लास्ट स्टेज इसमें भी सेम है, सेपरेशन, विच इज सेम एज एडजर्निंग, टीम ब्रेक होती है आफ्टर गोल कंप्लीशन। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक टीम डेवलपमेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग का मतलब होता है एक टीम को इस तरह से डेवलप करना या बनाना जिससे वो टीम एफिशिएंटली काम करे, स्मूथली चलती रहे और अपने गोल्स को इफेक्टिवली अचीव करे। ये प्रोसेस एक स्ट्रक्चर्ड एफर्ट होता है जिसमें टीम मेंबर्स की स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग को इम्प्रूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिकेट टीम में सभी प्लेयर्स अपना रोल समझकर एक गोल, जो है मैच को जीतना, इसके लिए मिलकर खेलते हैं। वैसे ही किसी भी टीम में सभी मेंबर्स को अपने रोल्स तो क्लियर होने चाहिए, बट इसके साथ साथ उनके बीच कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। According to Stephen and Marianne Vaughan, team building is any formal intervention aimed at improving the development and functioning of a
वर्क टीम मीन्स कोई भी फॉर्मल एक्टिविटी या स्ट्रेटजी जो एक वर्क टीम के डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए की जाए वो टीम बिल्डिंग कहलाती है। पारी कुतै ने टीम बिल्डिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस बताई हैं। उन अप्रोचेस को समझते हैं। फर्स्ट इज जोहरी विंडो अप्रोच। इस अप्रोच का पर्पस होता है टीम मेंबर्स के बीच कम्युनिकेशन इंप्रूव करना। हर मेंबर अपनी फीलिंग्स, थॉट्स एंड फीडबैक ओपनली एक्सप्रेस करता है। इससे टीम में ट्रस्ट एंड ओपननेस इंक्रीज होती है। मेंबर्स एक दूसरे को बेटर समझने लगते हैं। अनदर अप्रोच इज रोल निगोशिएशन अप्रोच। इसमें हर मेंबर अपने रोल को समझता है और दूसरे मेंबर्स के एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करता है। ये अप्रोच सिखाता है कि हर मेंबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे एंड टीम की एक्सपेक्टेशंस के साथ उससे खुद को रिलेट करे। इससे टीम मेंबर्स के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश होती है। अनदर अप्रोच इज टीम रोल्स अप्रोच। बेल्विन ने कहा कि एक इफेक्टिव टीम में अलग अलग रोल्स होते हैं जो मेंबर्स को प्ले करने चाहिए। बेल्विन के अकॉर्डिंग 8 की रोल्स हैं। इन रोल्स को समझते हैं। फर्स्ट इज चेयरमैन या कोऑर्डिनेटर जिसका काम है डायरेक्शन देना। देन शेपर जिसका रोल है चैलेंज करना एंड पुश करना। देन प्लान जिसका रोल है न्यू आइडियाज लाना। देन मॉनिटर या इवेल्युएटर एनालिसिस एंड जजमेंट के लिए। देन कंपनी वर्कर जो कि एक इम्प्लीमेंटर है। देन रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर जिसका रोल होता है न्यू रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना। देन टीम वर्कर जो कि एक सपोर्टर है। एंड लास्ट इज कंप्लीटर या फिनिशर जिसका काम है फाइनल चेकिंग एंड डिटेलिंग करना। इससे हमें हर रोल की इम्पोर्टेंस समझ आती है जिससे टीम में एक बैलेंस क्रिएट होता है। अनदर अप्रोच इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच। इसमें इंडिविजुअल अपने बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कौन सा बिहेवियर टीम के लिए बेस्ट है। ये सेल्फ इवैल्यूएशन अप्रोच है। मेंबर्स अपना बिहेवियर चेंज करते हैं जिससे टीम का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। नेक्स्ट इज सिमुलेशन अप्रोच। इसमें एक आर्टिफिशियल टीम बनाई जाती है जिसमें रियल लाइफ सिमुलेशन सिमुलेट की जाती है। मींस मेंबर्स इंटरेक्ट करते हैं, चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं एंड टीम वर्क सीखते हैं। तो ये एक लर्निंग बेस्ड प्रैक्टिस मॉडल है। ओके। नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च अप्रोच। एक रिसर्चर या ट्रेनर टीम के बीच इंटरेक्ट करता है, बिहेवियर ऑब्जर्व करता है और सजेस्ट करता है कि कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। ये सिस्टमैटिक एंड रिसर्च बेस्ड इंटरवेंशन होता है। ओके। नेक्स्ट अप्रोच है अप्रिशिएटिव इंक्वायरी अप्रोच। इसमें फोकस होता है टीम मेंबर्स के पॉजिटिव क्वालिटीज पर। पॉजिटिव एनर्जी को आइडेंटिफाई करके उन्हें टीम के गोल्स एंड डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाता है। इन सब अप्रोचेस को इंटीग्रेट करके पारिक उदय ने कुछ और प्रैक्टिकल मेथड सजेस्ट किए हैं, जैसे कि प्रोजेक्शन इनटू फ्यूचर। टीम अपना एक कॉमन विजन डिसाइड करती है। छोटी टीम्स मिलकर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल विजन को डेवलप करती हैं। देन लिंकेज विद इंडिविजुअल गोल्स। हर इंसान के अपने पर्सनल गोल्स होते हैं। अगर इंडिविजुअल गोल्स टीम गोल्स के साथ अलाइन हो जाएं, देन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस दोनों इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज फोर्स फील्ड एनालिसिस। टीम परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने वाले पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। पॉजिटिव फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया जाता है और नेगेटिव फोर्सेस को रिड्यूस किया जाता है। अनदर इज स्ट्रेंथनिंग पॉजिटिव फोर्सेस। पॉजिटिव बिहेवियर्स एंड एलिमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि वो हमेशा कंसिस्टेंट रहें। नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग नेगेटिव फोर्सेस। इसमें बैरियर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इन सबको टीम में से दूर किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन, मॉनिटरिंग। टीम एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बनाती है, टारगेट सेट करती है और रेगुलरली उनको मॉनिटर करती है ताकि वो उनको प्रॉपरली अचीव कर सके और वो ये भी चेक करती है कि प्रोग्रेस कैसी चल रही है। तो ये है मॉनिटरिंग। ओके। तो ये थी वो सब अप्रोचेस जो पारिक उदय ने दी हैं टीम बिल्डिंग के लिए कि हम कैसे एक टीम को बिल्ड कर सकते हैं और उसमें क्या क्या अप्रोचेस को हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं।
Our next topic is team effectiveness. आपने देखा होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में कुछ टीम्स बहुत सक्सेसफुल होती हैं, वो अपना काम एफिशिएंटली करती हैं, मेंबर्स के बीच कोऑर्डिनेशन होता है और रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलते हैं, जबकि कुछ टीम्स प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाती। So the question here is, what do you understand by team effectiveness? So according to definition given by Stephen and Mary and Vaughan, टीम इफेक्टिवनेस का मीनिंग है एक ऐसी टीम जो अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करती है, अपने मेंबर्स की नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन को पूरा करती है और टाइम के साथ सस्टेन करती है, यानी लॉन्ग टर्म तक चलती है। दैट मीन्स टीम इफेक्टिवनेस के 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है गोल अचीवमेंट। टीम अपने सेट गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करती है या नहीं। दूसरा हो गया मेंबर्स की वेलबींग। टीम मेंबर्स खुश भी हैं या नहीं, उनके नीड्स एंड ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। देन थर्ड पैरामीटर है सर्वाइवल। क्या टीम लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट कर सकती है, क्या उसमें सस्टेनेबिलिटी है। सो इन 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर से हम देख सकते हैं कि टीम इफेक्टिव है या नहीं। अगर कोई टीम इन तीनों पैरामीटर्स को पूरा करती है तभी वो टीम इफेक्टिव कहलाती है। स्टीवन एंड मैरी एंड वॉन ने टीम इफेक्टिवनेस के लिए 3 एलिमेंट्स को सजेस्ट किया। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल एंड टीम एनवायरनमेंट। ये टीम के आसपास का एनवायरनमेंट होता है जो डायरेक्टली टीम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। ये एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि टीम किस टाइप के सिस्टम में काम करती है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे रिवॉर्ड सिस्टम, क्या टीम को इंसेंटिव्स या अप्रिशिएशन मिल रहा है। देन कम्युनिकेशन, ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन है या नहीं। देन सिस्टम्स, प्रॉपर टूल्स, मेथड्स एंड सपोर्ट सिस्टम है या नहीं। फिर आता है फिजिकल स्पेस, कंफर्टेबल एंड प्रोडक्टिव वर्किंग स्पेस है टीम के पास या नहीं। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप, मीन्स क्या हायरार्की एंड रिपोर्टिंग सिस्टम क्लियर है, क्या लीडरशिप सपोर्टिव एंड गाइडिंग है। इन सब फैक्टर्स का इम्पैक्ट डायरेक्टली टीम के मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस पर पड़ता है। जब ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट हेल्दी होता है तो टीम के मेंबर्स मोटिवेटेड एंड फोकस्ड रहते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज टीम डिजाइन। ये सेकंड एलिमेंट है। ये बताता है कि टीम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इसको एनालाइज करने में हेल्प करता है, जैसे कि टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या काम इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल एंड क्लियर है। देन टीम साइज, टीम साइज आइडल होना चाहिए नेचर ऑफ टास्क के अकॉर्डिंग, नाइदर टू स्मॉल नॉर टू बिग। नेक्स्ट इज टीम कॉम्पोजिशन, मीन्स टीम में डिफरेंट स्किल्स एंड पर्सनैलिटीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। एक अच्छे डिजाइन वाली टीम ही इफेक्टिव परफॉर्म कर पाती है। अनदर एलिमेंट इज टीम प्रोसेसेस। ये टीम के अंदर होने वाले इंटरेक्शंस एंड वर्किंग स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि टीम डेवलपमेंट, टीम किस स्टेज पर है, मीन्स अभी फॉर्मिंग स्टेज में है, स्टॉर्मिंग में है, नॉर्मिंग में है, मीन्स किस स्टेज में है। देन टीम नॉर्म्स, अनरिटन रूल्स या बिहेवियर पैटर्न्स जो टीम फॉलो करती है। कुछ रूल्स तो डिफाइन होते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो डिफाइन तो नहीं है लेकिन टीम उनको फॉलो कर रही है, तो उनको ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। फिर आते हैं टीम रोल्स, सब मेंबर्स के रोल्स क्लियरली डिफाइंड है या नहीं। देन टीम कोहेसिवनेस, मीन्स टीम के बीच बॉन्डिंग एंड कोऑपरेशन है या नहीं। जब टीम के अंदर प्रॉपर प्रोसेस हो तो कॉन्फ्लिक्ट कम होता है एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये वो 3 एलिमेंट्स हैं जो स्टीवन एंड मैरी एंड वॉन ने सजेस्ट की। कॉर्मेंस्की एंड मोजेंटर ने भी एक इफेक्टिव टीम की कुछ क्वालिटीज बताई हैं जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि टीम इफेक्टिव है या नहीं। फर्स्ट क्वालिटी इज मेंबर्स ग्रुप के गोल्स को समझते हैं और उसमें कमिटेड हैं या नहीं। मेंबर्स फ्रेंडली, केयरिंग और एक दूसरे में इंटरेस्टेड होते हैं या नहीं होते। कॉन्फ्लिक्ट्स को ओपनली फेस करते हैं, इग्नोर नहीं करते। देन नेक्स्ट इज हर किसी को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, हर मेंबर की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी इज डिसीजन मेकिंग में सभी को इन्वॉल्व करते हैं या नहीं, अपने आइडियाज एंड सॉल्यूशंस एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं या नहीं।
दूसरों के आइडियाज को वैल्यू देते हैं या नहीं। ओके, टीम के कलेक्टिव एफर्ट्स को रिकग्नाइज भी किया जाता है या नहीं किया जाता, राइट? इससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है टीम इफेक्टिवनेस पर। टीम फीडबैक एंड सजेशंस को वेलकम करती है या नहीं? बिकॉज अगर टीम फीडबैक्स को, सजेशंस को वेलकम ही नहीं करेगी तो वो एक इफेक्टिव टीम नहीं बन पाएगी। इन सब क्वालिटी से टीम का एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनता है अगर ये सभी पैरामीटर्स, इन सभी क्वालिटीज को एक टीम में देखा जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म टीम में इफेक्टिवनेस इंश्योर होती है। तो टू कंक्लूड, अगर एक टीम को इफेक्टिव बनाना है तो सिर्फ गोल्स अचीव करने से काम नहीं चलेगा। टीम के मेंबर्स भी सेटिस्फाइड होने चाहिए, टीम के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए और उसका सिस्टम, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। मैनेजर का रोल होता है इन सब एलिमेंट्स को एनालाइज करना, मॉनिटर करना एंड कंटिन्यूसली इन्हें इम्प्रूव करना, सो दैट टीम का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो और वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सके, सरवाइव करे। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है गाइस। एंड गाइस, इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, because I want to reach out to all the students who really need help in their studies, and I'll try my best to give my maximum time so that I can fulfill all the requirements that I receive from students, and I'll try to cover as much as I can. Okay, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा सो दैट यू शुड नॉट मिस आउट ऑन एनी नोटिफिकेशंस। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ समझ नहीं आया, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। I was not that available in comment section, but now I'll make sure कि within 24 to 48 hours maximum I should reply to your comments or any questions that you have. Okay, तो चलिए मिलते हैं next video में, तब तक के लिए keep learning and keep growing. Take care guys. Bye bye.